प्रश्न विचारू उत्तरे मिळवू सजग होऊनी पुढे हो पडू प्रश्न विचारू उत्तरे मिळवू सजग होऊनी पुढे हो पडू आता सिद्ध हो बदलास आता सिद्ध हो बदलास चला मित्र हो जगूया दिल खुला सुप्रभात श्रोते हो, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या दिलखुलास या कार्यक्रमात मी रेश्मा बोडके आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. श्रोते हो, गेल्या भागात आपण महाराष्ट्र सायबरचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी यादव यांच्याशी संवाद साधत होतो. गेल्या भागात आपण त्यांच्याकडून सायबर सुरक्षितता या संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेतली. आजच्या भागात देखील आपण ही चर्चा अशीच पुढे सुरू ठेवणार आहोत. नमस्कार सर, दिलखुलास कार्यक्रमात आपल्या मनापासून स्वागत. नमस्कार. बँकाही वारंवार आपल्याला सांगत असतात की OTP देऊ नका, पासवर्ड देऊ नका, तरी देखील काही भामटे असतात जे लोक तुमची फसवणूक करत असतात. जर अशी फसवणूक झाली तर कुठे तक्रार करायची? देखिए, आप साइबर क्राइम भी एक नॉर्मल क्राइम है. साइबर क्राइम को हम कोई विशेष दर्जा नहीं देते हैं. तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर भी इसकी क्राइम की शिकायत लिखवा सकते हैं. अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र साइबर के ट्विटर हैंडल्स, ईमेल्स या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट कहीं पर भी जाकर आप अपनी शिकायत दे सकते हैं. इसके अलावा भारत सरकार ने भी एक साइबर क्राइम पोर्टल चालू किया है. उसमें भी आप घर बैठे अपनी तकरार लिख सकते हैं और उसको भेज सकते हैं. उस पर हम लोग जो भी कार्रवाई करेंगे समय समय पर आपको बताते रहेंगे. लेकिन यदि आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी जाकर ऐसी तकरार देते हैं तो वो पुलिस स्टेशन भी आपको एक्सेप्ट करेगा. ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपके घर में चोरी हुई हो या आपकी मोटरसाइकिल कोई चुरा के ले गया हो या आपके घर में कोई और अपराध हुआ हो. बिल्कुल उसी तरह से साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग होगी. लेकिन साइबर क्राइम के लिए ये अलग व्यवस्थाएं भी ऑनलाइन बनाई गई हैं जिससे कि आप घर बैठे भी अपनी तकरार, अपनी शिकायत हमारे तक भेज सकते हैं और हम उस पर तुरंत कार्रवाई चालू करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस क्रिमिनल नेटवर्क को भेज तक पहुंच सकें. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग नहीं करते हैं. उनका फसणुक भी हो जाता है तो बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा जाकर रिपोर्ट करते हैं, पुलिस को नहीं करते हैं. इससे कि जो साइबर क्राइम कर रहा है वो ग्रुप और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है. उसको बिल्कुल भय नहीं रहता कानून का और वो कार्रवाई करता रहता है. जैसे कि मैं आपको बता दूं, साइबर क्राइम अब एक तरह का बिजनेस बन चुका है. बहुत से लोग साइबर क्राइम के सिंडिकेट चला रहे हैं, रैकेट चला रहे हैं और सिर्फ यही काम करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं. सर, लॉकडाऊन काळामध्ये असं म्हणण्यापेक्षा सध्या बातम्या येत आहेत, आपल्या बातम्या येत आहेत की लस येणार आहे कोरोनाची. तर या संदर्भात सुद्धा फेक न्यूज येण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीये. तर मग यासाठी म्हणजे त्या फेक न्यूज येऊ नये किंवा कशा प्रकारे मग त्यावर तुम्ही नियंत्रण विभाग कशी करडी नजर ठेवणे यावर? देखिए, कोरोना ने लोगों को इतना परेशान किया है, इतने लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, इतने लोगों को उपचार लेना पड़ा. इसलिए लोगों में एक बेहद उत्सुकता है, एक आशा की किरण है कि ऐसी लस आएगी, ऐसी वैक्सीन आएगी और हम लोगों को कोरोना की बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी और हमारा जीवन जैसे पहले था खुशहाल वैसा हो पाएगा. इसी होप की, इसी प्रॉमिस को फायदा साइबर क्रिमिनल गैंग्स उठाना चाह रहे हैं. इसकी हमारे पास पूरी माहिती है. 2 दिन पहले हमने भी ऐसी एक एडवाइजरी, जन जागृत एडवाइजरी अपने ट्विटर हैंडल पर प्रकाशित की है. कुछ दिन पहले इंटरपोल ने भी इसके बारे में एडवाइजरी जारी की है. तो साइबर क्रिमिनल ग्रुप्स 2-3 तरह के तरीके अपना सकते हैं, ऐसा हमें लगता है. एक तो वो ये बोल सकते हैं कि हमारे पास लस है, आप हमें पैसे भेजो, हम आपको लस भेज देंगे या वैक्सीन की एक डोज भेज देंगे या जितने डोज आपको चाहिए. ये सबसे सीधा तरीका है. ये हमें आश्चर्य होता है कि बहुत से लोग इस तरीके में फंस जाते हैं. उनको इतना अच्छी तरह कन्विंस करते हैं वो कि यार हमारा फाइजर कंपनी के साथ टाई अप हुआ है या हमारा एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ टाई अप हो चुका है, आप बस हमें पैसा भेज दीजिए या कुछ पैसा भेज दीजिए एडवांस, बाकी का पैसा आपको वैक्सीन मिलने के बाद मिल जाएगा, लेकिन आप किसी को मत बताना क्योंकि हम आपको प्रायोरिटी कस्टमर मान के स्पेशल केस में दे रहे हैं. इस तरह से उनको प्रलोभन दिया जाएगा. ये एक तरीका हुआ.
तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगा, कृपया ऐसे प्रलोभन इंड्यूसमेंट्स में ना पड़ें और केवल अधिकृत लोगों से या विक्रेताओं से या गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत ही ऐसी वैक्सीन्स लें, क्योंकि हो सकता है वैक्सीन के नाम पर आपको कुछ और ही मिल जाए और वो आपके लिए आपका पैसा भी वेस्ट होगा और आपके लिए वो पॉइजन भी साबित हो सकता है जो चीज़ आपको मिल जाए। दूसरा तरीका ये है कि वो वैक्सीन के नाम पर आपसे, ये तो एक तरह से हुआ खरीदना, वो वैक्सीन की जानकारी कि वहाँ पर मिल जाएगी, ये जानकारी हम देते हैं इसलिए, या ये तरीके से आपको आसानी से वैक्सीन मिल जाएगी, आप हमें कंसल्टेंसी फ़ी दीजिए। तो जो लोग भी इस तरह से अनधिकृत तरीके से लोगों को फंसाने की कोशिश करें, उनको वैक्सीन के नाम पर प्रलोभन दें, उन लोगों के नंबर्स, ईमेल आईडीज़, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स तुरंत हमारे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को, महाराष्ट्र साइबर को भेजिए। हम उनके खिलाफ त्वरित एक्शन लेने की तैयारी में हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ डार्क नेट। डार्क नेट के बारे में पहले मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि साइबर क्राइम करने का वो एक अड्डा है, इसीलिए उसका नाम डार्क है। डार्क डीड्स की जाती हैं, मतलब काली करतूतें वहाँ पर करने का एक माध्यम है। और डार्क नेट में आपको बता दूं 99% से भी ज़्यादा इंटरनेट का हिस्सा है। मतलब जो आप इंटरनेट देखते हैं, गूगल, यूट्यूब या बाकी सब वेबसाइट्स, वो 1% से भी कम हिस्सा है। 99% से भी ज़्यादा हिस्सा को हम लोग डार्क नेट या डीप नेट बोलते हैं। उस नेट की खासियत होती है कि नॉर्मल यूज़र्स उस तक नहीं पहुँच सकते। उस तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल टाइप का एक्सप्लोरर यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम लोग थॉर एक्सप्लोरर बोलते हैं। ये एक्सप्लोरर लोगों की आइडेंटिटी छिपा देता है। जैसे कि आप अगर इंडिया से डार्क नेट पे जा रहे हैं, तो अगर कोई आपको ट्रेस करना चाहे कहाँ से आप डार्क नेट पे, तो वो दिखाएगा उज्बेकिस्तान से, नॉर्थ कोरिया से, इजराइल से, यहाँ से गया हुआ है। तो उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए डार्क नेट में बहुत तरह के काले आपराधिक कृत्य भी किए जाते हैं, जैसे कि बिटकॉइन या मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स, जैसे कि इस तरह की वैक्सीन्स बेचना गलत तरीके से, जैसे आपने पूछा, हथियार बेचना, ड्रग्स बेचना, यहाँ तक कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, पोर्नोग्राफिक मटेरियल बेचना, ऑनलाइन फ्रॉड करवाना, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स बेचना, सेल फोन्स के डिटेल्स बेचना, कि क्या नंबर है, किसका नंबर है, ये उसका बैंक अकाउंट है, ये उसका क्रेडिट कार्ड है, ये उसका पासवर्ड है। इस तरह के, इसको कार्डिंग फ्रॉड्स बोलते हैं। मतलब आपको क्रेडिट कार्ड के पूरे डिटेल्स मिल गए, आप उससे शॉपिंग कर लीजिए, आप उससे बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर लीजिए, और इस तरह का कई सारे गैर कृत्य किए जाते हैं डार्क नेट पे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कृपया करके इस तरह के फ्रॉडस्टर्स से दूर रहें, उनको पहचानें। उनको पहचानना बहुत आसान है। जैसे ही कोई आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगे फ़ोन पर, तुरंत आप समझ जाइए, आपका एंटेना खड़ा हो जाना चाहिए कि यस, ये मुझे फ्रॉड करने की कोशिश हो रही है। जब भी आप कोई वेबसाइट में जाएं, कृपया उसका URL ठीक से चेक कर लें। अपना फ़ोन कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को ना दें, क्योंकि 20 सेकंड के अंदर आपका फ़ोन हैक हो सकता है। अगर किसी आपने अनजान व्यक्ति को दिया, वो सिंपली आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल देगा आपके फ़ोन में, और वो सॉफ्टवेयर आते ही आपका पूरा डेटा उस क्रिमिनल के पास ईमेल के द्वारा जाने लगेगा। आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या ईमेल्स कर रहे हो, आप क्या मैसेजेस भेज रहे हो व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा, ये सब चीज़ें उस साइबर क्रिमिनल के पास पहुंचता रहेगा। आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स भी पहुंच जाएंगे, आपका पासवर्ड भी पहुंच जाएगा, और वो आपके पूरे अकाउंट को खाली कर सकता है मिनटों में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को सावधानी और जागरूकता रहना चाहिए। इसी के अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन के, अपने अकाउंट्स के, अपने बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखें। अभी हमने एक सर्वे किया कि 80% लोग 1 2 3 4 का कोई कॉम्बिनेशन अपना पासवर्ड रखते हैं। तो उसको क्रैक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि 1 सेकंड से भी कम टाइम पे वो पासवर्ड क्रैक कर सकता है। उसको हम लोग पासवर्ड क्रैकर्स बोलते हैं। लेकिन अगर आपने 1 2 3 4.xyz रख लिया तो 20 साल लगेंगे वही पासवर्ड क्रैक करने के लिए, इतना ज़्यादा उसका। तो स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन करके अपना पासवर्ड रखिए। दूसरी बात, हमेशा URLs चेक कीजिए जो वेबसाइट्स में आप जा रहे हैं। अपना सेल फ़ोन किसी अनजान व्यक्ति को मत दीजिए, और कोई भी फाइल या कोई भी आपके पास डेटा आता है बाहर से,
उसकी सोर्स और उसका वैलिडिटी चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो वायरस हो, मॉलवेयर है और आपके फोन को या आपके कम्प्युटर को हॅक कर सके. सर, सोशल मीडियावर अनेकदा बनावट बातम्या येतात, फेक न्यूज होती आहे आणि त्यामुळे मग कळत नाही की ही बातमी खरी आहे की फेक आहे. ती सत्यता कशी पडताळून बघायची? बहुत ही आसान है. देखिए, जो आपका फेक न्यूज़ कैटेगरी है उसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. अच्छा. नंबर 1 है र्यूमर्स, मतलब अफवाहें, अफवाह. अफवाह फैला देना. नंबर 2 है डिफेमेटरी पोस्ट, मतलब किसी की बदनामी कारक ऐसी पोस्ट कर देना. नंबर 3 है आपकी मैलिशियस पोस्ट, मतलब कि कोई आप उसके खिलाफ कोई कैंपेन चला रहे हैं या उसको कोई नुकसान करना चाहते हैं, उस तरह की मैलिशियस पोस्ट. और नंबर 4 ये है जो आपने एब्यूजिव पोस्ट्स, मतलब गालियां देना, उसके बारे में गलत बात बोलना, इस तरह से. तो इन 4 कैटेगरीज को हम लोग फेक न्यूज़ में डालते हैं. अच्छा. तो फेक न्यूज़ चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि उस न्यूज़ को आप गूगल कीजिए. और जो ऑथेंटिक चैनल्स हैं, जैसे कि किसी ने ये कहा ये फला आदमी ने इतना बड़ा स्कैम किया, तो आप उसको प्रॉपर सर्च इंजन जैसे गूगल हुआ, और भी कई सारे सर्च इंजन हैं जो कि क्रेडिबल हैं, जिनकी इंटेग्रिटी है, जिनकी रेपुटेशन है, उसमें वो न्यूज़ चेक कीजिए. उसके बाद भी आप ऐसे पब्लिकेशंस चेक कीजिए जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या ऐसे मेन स्ट्रीम पब्लिकेशन, उसमें ये न्यूज़ छपी है क्या, क्योंकि आजकल सबके ऑनलाइन एडिशंस हैं. हाँ. अगर ये न्यूज़ सच होगी तो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में वो आएगी. अगर वो नहीं है तो आप उसको फेक न्यूज़ मान सकते हैं. और यदि वो अपराध के कैटेगरी में आती है तो उसकी आप कंप्लेंट भी विभिन्न माध्यम जो हमने पहले बताए उसके द्वारा आप कर सकते हैं. अकाउंट एखाद्या सेलिब्रिटीचं असेल, त्यांनी जर एखादी बातमी ट्विट केली असेल, शेअर केलं असेल एखादी पोस्ट, तर लोक आंधळेपणाने त्यावर विश्वास ठेवतात आणि ती रिट्विट करतात, रिपोस्ट करतात. तर मग त्यामुळे अनेकदा आपण बघतोय की वादाचे प्रसंग निर्माण होत आहेत. तर मग त्यावर तुम्ही नजर कशी ठेवता, त्यावर तुम्ही आळा कसा घालतात? देखिए, हम पूरे इंटरनेट को कोई भी व्यक्ति अकेले नियंत्रण नहीं रख सकता है. तो हम लोगों ने ऐसे टूल्स अच्छा खरीदे हैं मार्केट से या खुद बनाए हैं, जो कि हाँ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि पूरे इंटरनेट में ऐसी चीज़ें ढूंढते रहते हैं. जैसे किसी ने गाली दी, एब्यूजिव पोस्ट डाली, वो हमें ढूंढ के बताता है इतने लोगों ने इस मैटर पर ऐसी एब्यूजिव पोस्ट डाली है. म्हणजे विभागाचं लक्ष असतं या सर्व गोष्टी. यस, वही मैं बोल रहा हूँ. इंटरनेट को लोगों को एनोनिमस लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन इंटरनेट में पकड़ना और आसान है फिजिकल स्पेस के, क्योंकि आपका हर एक ट्रेस उसमें उपलब्ध है. आपने किस जगह से, किस आईपी एड्रेस से, किस मशीन कोड से, किस फ़ोन से क्या क्या आपने काम किया है, वो यदि कोई एनफोर्समेंट एजेंसी निकालना चाहे तो सब निकाल सकती है. अच्छा. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेलिब्रिटीज़ हों या कोई भी व्यक्ति हो, वो कायदे से ऊपर नहीं है. कायदा सबके लिए बराबर है. यदि उसने भी कोई गलत चीज़, एब्यूजिव पोस्ट, मैलिशियस पोस्ट, डिफेमेटरी पोस्ट डाली है तो उसके ऊपर भी कायदेशीर कार्रवाई हो सकती है. तो मैं सभी नेटिजन्स को ये आग्रह करूंगा या सभी सिटीजन्स को आग्रह करूंगा कि सेलिब्रिटीज से भी आने वाली पोस्ट को अपने रिस्पॉन्सिबली पहले चेक कीजिए, उसकी वैलिडिटी तलाशिए, उसकी गूगल सर्च कीजिए या कोई और सर्च कीजिए, और फिर यदि आप कन्विंस हो जाएं कि ये सच बात है, इससे लोगों का भला होगा, तो उसको प्रसारित कीजिए. श्रोतेहो, राज्यात सायबर गुन्ह्यांचं प्रमाण कसं आहे? सोशल मीडियाच्या वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरनं जे चुकीचे मेसेजेस फिरत असतात त्यावर आपण कसं नियंत्रण ठेवायचं? ऑनलाईन खरेदी करताना कोणती काळजी घ्यायची? सोशल मीडियावरनं फिरणाऱ्या बातम्या या सत्य आहे की फेक आहे, ह्या कशा ओळखायच्या, या संदर्भात आजच्या भागात आज आपण चर्चा केलेली आहे. ही चर्चा अशीच सुरू ठेवूया. तेव्हा पुन्हा भेटूया पुढील भागात दिलखुलास कार्यक्रमात. तोपर्यंत मी रेश्मा बोडके आपला निरोप घेते. धन्यवाद. प्रश्न विचारू, उत्तरे मिळवू, सजग होऊनी पुढे हो पडू. प्रश्न विचारू, उत्तरे मिळवू, सजग होऊनी पुढे हो पडू. आता सिद्ध हो बदलास, आता सिद्ध हो